हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए। तो वन लाइनर क्वेश्चन का ये हमारा पहला पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। देखिए, प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख किस पर खुदे मिले हैं? पत्थर या धातु की चादरों पर। नेक्स्ट देखिए, भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? ये विकास हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। उत्तरी पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में हैं? ये हमारे हैं खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति लिखी जाती है। ये लिखी जाती है हमारी दाईं से बाईं ओर। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। इसके बाद बात करते हैं गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो गुप्त काल के पहले के अधिकतर अभिलेख हमारे हैं प्राकृत भाषा में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? संस्कृत में। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये किससे ज्ञात होता है? तो ये हमें ज्ञात होता है पतंजलि के महाभाष्य से। एशिया माइनर के किस स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है? तो ये मिला हमें बोगजकोई नामक स्थान पर। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। जिन सिक्कों पर किसी प्रकार के चिन्ह नहीं है, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये सिक्के कहलाते हैं हमारे आहत सिक्के। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका पता किससे चलता है? तो इसका पता चलता है हमें जावा के स्मारक बोरोबुदूर से। ठीक है। इसके बाद देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस की किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो ये मिलता है हमें बेशनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो ये हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है, ये है सौगौरा अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है हमें मंदसौर अभिलेख से। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो ये किया यवन शासकों ने। भारत अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इतिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिग्राफी। इसके बाद देखिए, अब बात करेंगे हम साहित्यिक स्रोत की। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है खिल। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है, क्या है हमारा? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है हमें किसकी? आर्यों की। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। इसको भी इम्पोर्टेंट टिक करिए। इसके बाद देखिए, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है? तो ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, पुरुष सूक्त में। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना किस वेद में की गई है? ये की गई हमारी ऋग्वेद में। किस में की गई है? ऋग्वेद में। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। किसकी रचना हुई? वेदांगों की रचना हुई। वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के हमारे 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के हमारे 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद रखना आप लोग। इसके बाद देखिए, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सूत्र हमारे कहलाते हैं कल्प सूत्र।
कल्पसूत्रों के कितने भाग हैं? तो कल्पसूत्रों के हमारे 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्पसूत्रों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब देखिए, स्रोत सूत्र में किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है यज्ञ संबंधी नियमों का। इस सूत्र में हमें बताया गया है यज्ञ से संबंधित नियम के बारे में। इसके बाद देखिए, ग्रह सूत्र में किसका उल्लेख है? तो ग्रह सूत्र में बताया गया मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा इसका धर्म सूत्र में किसका उल्लेख है? तो धर्म से आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा कि धार्मिक कार्यों से रिलेटेड होगा। तो धर्म सूत्र में हमारा धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिए आगे, व्याकरण। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो महर्षि पाणिनि ने, इसीलिए इसको बोला गया है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। इसके बाद देखिए, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में। चलिए आगे देखते हैं, निरुक्त की रचना किसने की? निरुक्त की रचना की यास्क ने। सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई? तो सूत्र साहित्य की बाद रचना हुई हमारी स्मृतियों की। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? तो सबसे प्राचीन स्मृति है हमारी मनुस्मृति। अब देखिए, इसी में आ जाते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में कुछ रिलेटेड फैक्ट उसी से। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है हमारा कौन सा? त्रिपिटक। प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किससे मिलती? तो ये मिलती है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो ये हमारे जातक में वर्णित है। किस जैन ग्रंथ में महावीर के जन्म, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है भगवती सूत्र से। किससे मिलता है? भगवती सूत्र से। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसकी हम कंटिन्यू सीरीज़ आप लोगों को करवाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।